नमस्कार दोस्तों। तो हम बीपीएससी में फिजिक्स के आए हुए प्रश्नों का अवलोकन कर रहे थे और इस कड़ी में ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं मास्टर वीडियो रिलीज कर दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती है? तो चंद्रमा से आती है महासागर में ऊंची जल तरंगें। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। थोड़ा और जूम करता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। व्याख्या में भी वही बात लिखा हुआ है, महासागर में ऊंची जल तरंगें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नज़दीक है। उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगें ऊपर उठती है और सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है। अतः सूर्य द्वारा जल तरंगें चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठा पाती। तो ध्यान रखना ये बात। अच्छा, एक आते होता है कि सिजगी। तो सिजगी कब होता है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सिजगी की स्थिति कब उत्पन्न होती है? लिखा हुआ है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा। मतलब कि पत्थर के टुकड़े को समझ लीजिए कि चांद से उठा के पृथ्वी की सतह पर लाएंगे तो क्या बदलाव होगा? इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान वही रहेगा, भार बदल जाएगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ, जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है, तो इसलिए ऐसा होगा। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया। बस इतना ही बात है। देखते हैं, दो तीन पॉइंट है इसमें, क्या है पढ़ लेते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है तो समझ में आ ही गया होगा। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होते रहती है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, परमाणु जो रिएक्टर होता है वहाँ पर क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, लेकिन नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसकी में, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, और परमाणु रिएक्टर से ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा। तो इस ऊर्जा का नेक्स्ट पॉइंट है, इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही मिलता है। पृथ्वी को लगभग 4.5 इंटू 10⁻⁻8 भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सारा प्रताप प्राप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अभी तो हमने देखा था सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। और अगर आपको पूछ ले कि परमाणु बम का किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु रिएक्टर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 1975 में छोड़ा गया था, ये याद रहेगा, लेकिन कन्फ्यूजन होगा इसमें। बस 19 अप्रैल ध्यान रखना है। किसी विशेष ऐतिहासिक चीज़ से या कोई दिवस से जोड़ करके याद रख लीजिएगा, जो भी आपको याद है। तो 19 अप्रैल 1975 को पहला उपग्रह, जिसका नाम क्या था, नाम भी पूछ लेता है, आर्यभट्ट नाम था, इसी को छोड़ा गया था। ठीक है, एक दो पॉइंट और मैंने नोट कर रखे हैं। कहाँ से छोड़ा गया था? तो रसिया का एक जगह है जिसका नाम है कपुस्टियान यार से छोड़ा गया था ये। ठीक है, मैप में देखेंगे, आप गूगल में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और ये जो आर्यभट्ट था एक कृत्रिम उपग्रह था और इसका ऊर्जा का स्रोत क्या था? तो सौर सेल था। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अच्छा, किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था आर्यभट्ट? कॉस्मोस 3M इससे छोड़ा गया था ये। ठीक है, 360 kg का था। मैं सारे पॉइंट को फिर से बोल देता हूँ। भारत का पहला उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। इसको कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, ये कहाँ से छोड़ा गया था? तो रसिया का एक जगह है हाँ, कपुस्टिन यार से छोड़ा गया था रसिया का। चौथा पॉइंट क्या है, किस वाहन से छोड़ा गया था? प्रक्षेपण यान क्या था? तो प्रक्षेपण यान या प्रक्षेपण वाहन कॉस्मोस 3M था। और कितने मतलब कितना बड़ा था? 360 kg का था। तो पीसीएस में ऐसा पूछ भी सकता है, केजी वेजी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष दीर्घतम होता है। तो प्लूटो पर वर्ष दीर्घतम होता है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। ठीक है, वैसे तो ये 1994 में पूछा गया और 2006 या 5 में शायद इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो अब अगर क्वेश्चन बनता है तो हम क्या लेंगे? वरुण का नाम लेंगे शायद। अच्छा, लघुत्तम अगर है तो लघुत्तम वर्ष कहाँ होता है? तो बुध में होता है, क्योंकि 88 दिन में ये चक्र काट लेता है। वही बात यहाँ पर है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर लिखा है,
टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में, मतलब रिमोट से जो कंट्रोल करते हैं टीवी को, तो अवरक्त विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है रिमोट में। ये बात ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, एक्स किरणों की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अच्छा, एक्स किरणें जो होती है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण ही होती है जिसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, अच्छा हाँ, कभी कभी ये पूछ लेता है कि वेवलेंथ के घटते क्रम में सेट करने के लिए पूछता है, तो इसके लिए RMI VUXG जब जब आएगा, टेस्ट सीरीज भी आगे आएगा तो उसमें भी आप देखेंगे। बाद में बार बार बोलता रहूँगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल लाइट और फिर अल्ट्रावायलेटेड किरण, एक्स रेज और गामा रेज। तो ये घटते क्रम में इसका वेवलेंथ है। अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, तो रेडियो वेव का होता है। सबसे कम किसका होता है, गामा किरण का होता है वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब वेव ग्योर वाला तो आपको पता ही होगा, जो नहीं पूछता है कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो हम बताते हैं रेड का होगा। सबसे कम किसका तरंग दैर्घ्य होगा, तो वायलेट का होगा। चाहे पूछ लेता है वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो वर्ण विक्षेपण वायलेट का सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम वर्ण विक्षेपण लाल का होता है। और इसी क्रम में वेव ग्योर करके याद रखते हैं। ये सारे पॉइंट थे इसमें, बस और कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, पॉइंट लगाया हूँ मैं, क्या है इसकी चाल, निर्वात में प्रकाश के चाल, नहीं कुछ खास पॉइंट नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय है, तो 8.5 मिनट है उपलब्ध विकल्प के हिसाब से। वैसे 499 सेकेंड या 500 सेकेंड याद रखना है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में लेने वाले समय, ठीक है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁻8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है और पूछा गया है, ठीक है। एवरेज दूरी तो जान लीजिए सिर्फ ऐसे ही 150 × 10⁻7 किलोमीटर है, लेकिन प्रकाश की चाल जरूर याद रखिएगा 3 × 10⁻8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश की मतलब धरती पर पहुंचने में कभी मिनट में पूछता है, कभी सेकेंड में, कभी सेकेंड और मिनट दोनों में पूछ लेता है। वैसे एग्जैक्टली इसको 8 मिनट 19 सेकेंड हम नाम लेंगे, और 499 सेकेंड होता है, लेकिन कहीं कहीं 500 सेकेंड भी आया हुआ है किसी एग्जाम में PCS के, और वहाँ सही माना गया है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी तो ये तो बता ही दिया है कि 150 × 10⁻7 किलोमीटर, और चाल तो 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, फिर से वही सेम क्वेश्चन। तो देखिए कोई यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, दोहरा हुआ क्वेश्चन का, तो ये विकल्प ई इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें पता है 500 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड होगा। 500 सेकेंड मतलब 499 सेकेंड भी रहेगा, या 500 सेकेंड भी रह सकता है ऑप्शन में। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो आपको याद होगा अच्छे से। सबसे छोटा ग्रह पूछता तब किसका नाम लेते हैं, बुध का नाम लेते हैं। और सबसे कम दिन का वर्ष यही होता है, बुध पर ही होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो बेसिक भी कंप्यूटर की भाषा है, सी भी है और फोर्ट्रॉन भी है, जबकि फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है, इसलिए विकल्प सी यहाँ पर सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में यूज होती है, तो फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का यूज किया जाता है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, जब तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग वाले तारों के निर्माण में किया जाता है, तो विद्युत संचरण के लिए जो जिससे करंट पास होता है, तो वो तार तांबा का हो सकता है, तो एल्युमिनियम का हो सकता है। ये पॉइंट तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर के रूप में, ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होती है, तो अभी हमने देखा था पिछले वीडियो में जर्मेनियम का यूज करते हैं, ये अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन का भी यूज करते हैं। तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा हम चुन लेंगे, दोनों रहेगा तो फिर दोनों हो जाएगा। इसमें सिलिकॉन कहीं पर नहीं दिया था, जर्मेनियम था, तो इसलिए हमने यूज कर लिया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच होता है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये सामान्यतः चालक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपद्रव्य मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा वे N प्रकार व P प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर, उतना दिमाग ना लगाइए, सिर्फ याद रखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर में, ठीक है। और जर्मेनियम सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। अगर विकल्प में दोनों है तो दोनों का टिक लगाने, तो सिलिकॉन को चूज करना होगा। दिक्कत यह बीपीएससी में ई नंबर ऑप्शन भी तो रहता है, यहाँ पर सिलिकॉन नहीं था इसलिए जर्मेनियम को हमने चूज कर लिया। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो परमाणु के नाभिक में दो चीज़ें होती है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि परमाणु का नाभिक धनायन होता है कि ऋणायन, तो धनायन होता है, ठीक है। क्यों, हालांकि न्यूट्रॉन तो उदासीन कण है, मतलब ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन प्रोटॉन चूंकि होता है धनायन, तो इसलिए इसका जो नाभिक होता है वही पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। फिर यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि नाभिक को ही एटॉमिक, मतलब यही दोनों मिल करके एटॉमिक भार भी निर्धारित करते हैं,
और इसी को हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी परमाणु के नाभिक को न्यूक्लियॉन कहीं कहीं पढ़ते हैं, न्यूक्लियॉन है ये। तो ये सारे पॉइंट थे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि परमाणु में पदार्थ के रासायनिक गुण कौन निर्धारित करता है, तो इलेक्ट्रॉन निर्धारित करता है। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ये एटॉमिक भार का निर्माण करता है, ठीक है। आविष्कारक का भी नाम पूछा जा चुका है और हमेशा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता तो ईट परनाच, आपको तो याद होगा ही। तो ईट क्या नाम है, आप बताइएगा न्यूट्रॉन का खोज। और ये उदासीन होता है, ठीक है। तो अच्छा, फिर एक है ये कौन सा, इलेक्ट्रॉन की खोज, तो जे थॉमसन है। इलेक्ट्रॉन की खोज करता जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके लिए ट्रिक ईट और नाच ऐसे करके, ईट पर नाच करके ट्रिक है ऐसे याद रखने का, इसका आपने जरूर सुना होगा। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, इसमें पूछने की बात थोड़ी है। नेक्स्ट, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए पिछले वीडियो में ही जब हम, या शायद इस वीडियो में भी, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ठीक है। कहीं कहीं अच्छा, नाभिकीय विखंडन और परमाणु बम, और अगर आप पूछ ले कि परमाणु रिएक्टर, तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर ध्यान रखना है। नाभिकीय संलयन कहाँ हम यूज करते हैं, सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा होता है, मतलब सिद्धांत पर होता है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना है। कभी उस तीनों में से कभी ना कभी कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है, इसलिए तीनों पॉइंट याद रखना है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, पहला पॉइंट। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य परमाणु, भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्व में टूटना। इस विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो देखिए ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और होता है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये भी पूछता है। तो आपको पता ही होगा, ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ड्यूटेरियम क्या है, हाइड्रोजन का। फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। ड्यूटेरियम है हाइड्रोजन का, क्या है, हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम है, आपको बताने हैं। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, तो रेडॉन जो है वायु में नोबेल गैस नहीं होता है, जबकि नियोन होता है, हीलियम होता है, आर्गन होता है। रेडॉन एक अक्रिय गैस है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो बस इतनी ही बात है, व्याख्या में वही लिखा हुआ है, रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं होती है, जबकि अन्य अक्रिय गैस जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन पाई जाती है। मतलब चारों ही अक्रिय गैस था, लेकिन इसमें रेडॉन ऐसा अक्रिय गैस है जो वायु में नहीं पाया जाता। रेडॉन गैस पता है जमीन से निकलता रहता है, जो मकान होता है ना, तो मकान का निचला जो तल्ला होता है, ग्राउंड फ्लोर, वहाँ से रेडॉन गैस निकलता रहता है। क्वेश्चन बना हुआ भी है। नेक्स्ट है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, द वाट। तभी तो हम देखते हैं कितने वाट का ये है, ऐसा पूछते हैं, बिजली का कोई भी यंत्र लेते हैं तो वाट पर आधारित होता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिजली की खपत का बिल यानी किलोवाट प्रति घंटा से मापा जाता है। निम्नलिखित में से भारी धातु है, तो यूरेनियम उपलब्ध विकल्प में से भारी धातु है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछता है, भारत निम्नलिखित में से विश्व का भंडार है, तो थोरियम का भंडार है, ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ और पॉइंट है इसमें, यूरेनियम सबसे भारी धातु है, इसकी परमाणु संख्या 92 है और परमाणु भार 238.08 है। पता नहीं, पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है, क्योंकि पीसीएस फैक्ट ही पूछता है। यूज कहाँ होता है इसका, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन में यूज किया जाता है। और क्वेश्चन ये बने कि नाभिकीय रिएक्टर के सिद्धांत पर काम करता है, तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। इनसैट 2A कब छोड़ा गया था, तो इनसैट 2A 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था, ठीक है। ये विकल्प सी में इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन बनाया गया 19 अप्रैल 1975, तो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए शायद बनाया गया होगा, या पता नहीं, लेकिन जान लीजिए 19 अप्रैल 1975 किस लिए विख्यात है, आपको पता ही है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट नाम है उसका। कब उसको लॉन्च किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, ये डेट याद रखना है। कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो रसिया का एक जगह था, नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अच्छा, और क्या है, कितने किलोग्राम का था, अगर ये याद रखना हो, 360 था क्या, 325 या 360 था, अभी पिछले वीडियो में ही मैंने रिकॉर्ड किया था, याद नहीं आ रहा है। बस इतनी ही सारी बातें थी और कुछ विशेष नहीं है। हाँ, एक है कि कौन सा प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था पहला उपग्रह, तो कॉस्मोस 3M से छोड़ा गया था। तो फिजिक्स समाप्त हुआ। ये मास्टर वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो संबंधी सुझाव आप जरूर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कीजिए ना, कि जो आपकी मर्जी, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मार्च तक अगर 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो चैनल बंद हो जाएगा। थैंक यू आपको।